हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जेई मेंस वाले क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। मॉडर्न फिजिक्स हमारी चल रही है और पहला ही चैप्टर हमने इसमें किया है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। जरा देखते हैं क्या कहा है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ए है, द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब फोटो करंट, एक एक ऑप्शन को पढ़ते जाएंगे, मतलब एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो पहला दिया है कि फोटो करंट प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो भाई साहब, आपको बताएं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे इस टाइप का। उसमें इधर प्लेट लगाते थे, इधर प्लेट लगाते थे। एक प्लेट को एनोड कहते थे, एक प्लेट को कैथोड कहते थे। हमने मान लीजिए लेफ्ट की तरफ जो प्लेट लगाई है वो फोटो सेंसिटिव है, फोटो सेंसिटिव। तो फोटो सेंसिटिव पर जब लाइट पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी प्लेट तक पहुंच जाते हैं। तो इस पूरे सर्किट में करंट चलने लगता है। अब सोचो, इन्होंने कहा कि इसमें जो करंट चलेगा उस करंट को फोटो करंट कहते हैं, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है अगर आपने वो बढ़ा दी तो फोटो करंट कितना बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा। तो पहले ऑप्शन में यही पूछा है कि फोटो करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इस पर डाली गई जो इंटेंसिटी है आई, क्या इसमें चलने वाला जो करंट है स्मॉल आई, क्या दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं? अब एक बात सोच समझ के बताओ, जब आप आई को बढ़ाते हैं, कौन सा आई? इंटेंसिटी वाला आई। जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, यह है इंटेंसिटी। जब आप बच्चों इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं इसका मतलब आपने फोटॉन्स की संख्या बढ़ा दी, फोटॉन्स का नंबर बढ़ा दिया। ज्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इसका मतलब अगर हम इंटेंसिटी को डबल कर रहे हैं तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब तो सीधी बात हुई कि इंटेंसिटी और करंट आपस में प्रोपोर्शनल है। आप स्मॉल आई को कैपिटल आई के प्रोपोर्शनल लिख दो या कैपिटल आई को स्मॉल आई के प्रोपोर्शनल लिख दो, एक ही बात है। तो सर इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, चलो अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी with which photoelectrons are emitted depends on the intensity of incident light। देखो, इन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी, जो ये प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है? तो बिल्कुल नहीं। जब देखो किसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करती है। मान लो ये प्लेट है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस पर गिरने वाले फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करती है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कितने फोटोन गिरेंगे, इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितनी एनर्जी का फोटोन गिरेगा। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मैक्सिमम, इन्होंने दूसरे ऑप्शन में या दूसरे स्टेटमेंट में ये बोला है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है फोटोनों की संख्या। इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो इसका मतलब फोटॉन्स बढ़ा दिया आपने। तो भाई साहब फोटोन कितने हैं इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है बात। इस पे डिपेंड कर रही है कि फोटोन कितनी एनर्जी का है। ठीक है, फोटोन ज्यादा एनर्जी का होगा
तो उसमें से निकलने, उसकी वजह से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है बच्चों। आगे बढ़ो। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हो सकता है, बी हो सकता है, सी और डी तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सी में भी बी आ रहा है, जबकि बी को हमने इनकरेक्ट कर दिया है, और डी में भी बी आ रहा है, उसको भी हमने इनकरेक्ट कर दिया है। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो भाई साहब ए तो है, या तो फिर इसका मतलब ए सी और ए ई। आगे बढ़ो, सी को देखो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फोटोन की एनर्जी पे, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू में न्यू। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब सी करेक्ट है। तो सी करेक्ट है, तो इस हिसाब से आगे पढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं है। बस इस हिसाब से आंसर बन चुका है ए। ए करेक्ट, सी करेक्ट। देखो, ए करेक्ट, सी करेक्ट। आगे पढ़ो या ना पढ़ो, आंसर हमारा ए एंड सी ओनली हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही ऑप्शन है तो फिर तो यही मैच कर रहा है, आगे पढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं। फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। तो आपने दोनों ऑप्शन पढ़ भी लिए होंगे, मतलब दोनों स्टेटमेंट दोनों गलत आ रहे हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन इनकरेक्ट, ए ही करेक्ट हो गया हमारा। चलो खैर, अगले सवाल पे चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं जरा इसमें क्या बोला है। इन्होंने कहा है द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर। देखो, एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन दिया है 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर गोल्ड का वर्क फंक्शन दिया है 5G, लिख दिया मैंने इसको, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर गोल्ड टू एल्यूमिनियम। अगर हम पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनता कैसे था। तो भाई साहब, एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने आइंस्टीन वाली, जिसमें हमने पढ़ा था के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वो किसके बराबर होती थी? फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के। अब इसे जरा के मैक्स को लिख लो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में। के मैक्स का फॉर्मूला होता था ई इंटू वी नॉट। ई तो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो, के मैक्स का ये फॉर्मूला होता है के मैक्स बराबर ई इंटू वी नॉट, वही मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे ई की वैल्यू, ई था यहाँ पे फोटोन की एनर्जी, तो उसे लिख सकते हैं एच न्यू। जितनी फ्रीक्वेंसी का हमने फोटोन डाला तो उसकी एनर्जी हो गई एच न्यू, माइनस फाइव। फाइव था वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वी नॉट को रखूं, ई से कर दूं डिवाइड, एच को ले लूं कॉमन, तो एच बटे ई, और यहाँ जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। लो जी, ये हो गया। ये किस किस के बीच में रिलेशन आ गया? ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर है फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी, और ये न्यू नॉट था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों। ठीक है, अब सोचो इसको प्लॉट कैसे करोगे आप। तो इसकी जो प्लॉटिंग बनती थी, जरा वो याद दिलाऊं मैं आपको, तो कुछ इस तरीके से बनती थी। वाई एक्सिस पे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को लेते हैं,
और इनका ग्राफ कुछ ऐसा आता था, इस तरह से। ये एक्स एक्सिस पे जहां पे काटती है ये लाइन, यहां पे बनता था न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका जो स्लोप होता था, तो स्लोप यहां से स्लोप होता है इसका एच बटे में ई। ठीक है, तो एच बटे ई ये स्लोप होता है। ओके, और ये जो वाई एक्सिस पे काटता था ये होता था, इसकी वैल्यू होती थी एच न्यू नॉट और बटे में ई। नीचे की तरफ है इसलिए माइनस में होता था ये, नीचे की तरफ, ग्राफ में नीचे की तरफ है। तो अब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे गोल्ड के लिए अलग, और किसके लिए दिया था, एल्यूमिनियम के लिए, तो दोनों के लिए इसका जो ग्राफ बनेगा, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल इसी तरीके का आएगा। अच्छा, इस ग्राफ का स्लोप क्या दिखाई दे रहा है आपको, एच बटे ई। मतलब पहले ग्राफ में एच बटे ई है, दूसरा भी ग्राफ बनाओगे आप तो उसमें क्या बदलेगा भाई, गोल्ड की जो, आप ये कह सकते हो कि गोल्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड, वो अलग होगी गोल्ड के लिए और एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी। मतलब दोनों का ग्राफ बनेगा तो एक ही जैसा लगभग, बस उसकी फ्रीक्वेंसी और वो अलग होगी। तो अगर मैं गोल्ड के लिए ग्राफ बनाऊं तो मान लो ऐसा बन गया। ठीक है, गोल्ड के कितना दे रखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 4 पॉइंट, वर्क फंक्शन सॉरी, वर्क फंक्शन जो दे रखा है 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और दूसरे एल्यूमिनियम के लिए दे रखा है 4.5 ना, पहले एल्यूमिनियम के लिए दे रखा है, तो ये लाइन तो हो गई एल्यूमिनियम की, और दूसरी लाइन इसी तरीके की बनेगी, वो हो जाएगी फिर गोल्ड के लिए। ठीक है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी क्योंकि दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई। पहले एल्यूमिनियम की फ्रीक्वेंसी म्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू ए हो गई, और गोल्ड की फ्रीक्वेंसी म्यू जी हो गई। ठीक है, पर दोनों का स्लोप तो वही है, एच बटे ई, दूसरे में भी एच बटे ई। अब हमारे से तो स्लोप पूछा था ना, अब दोनों स्लोप का रेशो बताना है। तो पहला स्लोप एच बटे ई है, दूसरे ग्राफ का स्लोप भी एच बटे ई है, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो स्लोप 1 आ जाएगा। बिल्कुल आसान, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है आपको, इसको तो मैं देखते ही कर देता, आप भी कर देते देखते ही इसको, लेकिन मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि ग्राफ में कहाँ क्या क्या होता है और कैसे उसको हम ट्राई करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो ये बात डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका स्लोप जो होता है वो एच बटे ई होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, किसी भी मेटल से, मेटल कोई सा भी हो सकता है, सबका स्लोप एक जैसा होगा। तो चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो इसको। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या दिया है इसमें, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। लो जी, अब देखो सवाल में कहा है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज एफ नॉट। एक मेटल की सरफेस है भाई साहब, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट दे रखी है, एफ नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये मेटल की सरफेस, इस पर जो हमने लाइट डाली उसकी फ्रीक्वेंसी 2f नॉट है। ठीक है, और इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड v1 है। अब यही सेम सरफेस इस बार हमने इस पर जो लाइट डाली वो 5f नॉट की है,
और इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की स्पीड v2 है। तो v1 और v2 का रेशो बताओ। देखो मेटल की दोनों सरफेस सेम है, इसका मतलब पहली सरफेस की जो वर्क फंक्शन होगा दूसरी का भी वही होगा, या कह लो पहली की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वही दूसरे की होगी। ठीक है, इसकी भी एफ नॉट ही है। अब हमें v1 और v2 की वैल्यू बतानी है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक आइंस्टीन की इक्वेशन लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, हाफ एम v1 का स्क्वायर। अब फोटोन की एनर्जी वो हो गई h इंटू जितना फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला वो है 2f0, और फाई की वैल्यू हो गई आपकी h न्यू, यानी कि h इंटू f0। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे सेकंड बनाओ, तो उसकी भी हाफ m v2 का स्क्वायर बराबर h इंटू में 5f0 माइनस h इंटू में f0। इस बार फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, 5f0, और माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी थी, f0। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें v1 v2 का रेशो कैलकुलेट करने के लिए पहले इन इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया 2hf0 माइनस hf0, तो hf0। ऐसे इसका हाफ m v2 का स्क्वायर बराबर 5 माइनस 1, तो 4hf0। दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को। तो एक काम कर लेते हैं यहाँ से, ये एक काम करो, डिवाइड मत करो, ये hf0 की वैल्यू निकल कर आ गई है, इसको उठा के इस इक्वेशन में टिका दो। तो ये बन गई हाफ m v2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू hf0 की जगह हाफ m v1 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, इसको सॉल्व कर लो। v2 स्क्वायर बराबर 4v1 स्क्वायर, इसको इसके बटे में ले जाओ, v1 स्क्वायर बटे v2 स्क्वायर बराबर 1/4। तो v1 बटे v2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। अंडर रूट कर दो दोनों तरफ का, तो v1 बटे v2 बराबर 1/2। 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा 1:2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बच्चों, बिल्कुल आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला इन्होंने। इफ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग पावर, पावर दे रखी है भाई साहब आपको 15 किलोवाट, प्रोड्यूस 10 टू द पावर 16 फोटॉन्स पर सेकंड। एन बटे टी की वैल्यू दे दी, फोटॉन्स पर सेकंड कहते हैं इसको, फोटॉन्स पर सेकंड। इसकी वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 16 फोटॉन्स पर सेकंड। दो चीजें दे दी, पावर एन बटे टी की वैल्यू, और पूछा है कि ये रेडिएशन इन चारों में से कौन सी, माइक्रोवेव का रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट है, क्या है इनमें से। तो भाई साहब पावर का फॉर्मूला होता था, जब हम फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू या एच सी बटे लैम्डा लिख लो, ये फोटोन की एनर्जी होती है। अगर हम एक फोटोन की एनर्जी में एन बटे टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पावर बन जाती है। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो एनर्जी ई होती है, उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो पावर आती है, बिल्कुल। अब एक फोटोन की निकालो, अच्छा एक फोटो एनर्जी का फॉर्मूला रख दो, एनर्जी क्या होती है, एक फोटोन की होती है एस सी बटे लैम्डा, और मान लो उस पर एन फोटोन गिरे तो एन इंटू एस सी बटे लैम्डा, और बटे में टी, तो एन बटे टी को तो एक साथ रख लो और एस सी बटे लैम्डा को एक साथ। तो ये बन गया पावर का फॉर्मूला। ये आपको याद होना चाहिए, पावर का फॉर्मूला होता है एन बटे टी एस सी बटे लैम्डा।
अब हमें पावर दे रखी है 15 किलोवाट, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, एन बटे टी की वैल्यू भी दे रखी है, वो भी लिख लो, 10 की पावर 16, और एच सी की वैल्यू भी दे रखी है, एच की वैल्यू होती है, एच की वैल्यू यहाँ दे रखी है, देखो 6 इंटू 10 की पावर -34, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, और बटे में लैम्डा मुझे चाहिए, क्योंकि लैम्डा मिलेगा तभी तो हम आइडिया लगा पाएंगे, तो इस लैम्डा को तो यहाँ ले आओ, और इधर आ गया 10 की पावर 16 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8, और बटे में 15। चलो 3 से काट लो 5, अब 10 की पावर देखो कितनी बन गई, तो ऊपर बचा 6 इंटू 10 की पावर 16 प्लस 8, ये हो गई बच्चों 24, और माइनस का 33, तो माइनस का 10 बचा, 24 प्लस का हो गया और माइनस का 34, तो माइनस का 10, और बटे में 5, ये 6, 5 से इसको काट दो, 6 को, 5 वन जा 5, 2 बचा, नहीं 1 बचा, और 5 2 जा 10, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -10, और ये जो रेंज आती है ये गामा रेज की आती है, ये पढ़ने को मिलेगा बच्चों आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, तो इस हिसाब से आंसर बन गया हमारा सी। ये आपको पता होना चाहिए कि ये रेंज कहाँ पे बनती है, 1.2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर की जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो गामा रेज में होती है। ना पढ़ा हो तो सबसे पहले इसे ही पढ़िए, तभी पता चलेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। देखो भाई, हमारे पास दो तरीके की मेटल की सरफेस है, एक ए और एक बी। ये कहा है सवाल में, पढ़ो इसमें। इफ द टू मेटल्स ए एंड बी आर एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 350 नैनोमीटर, पहली वाली जो आपकी सरफेस है उस पे 350 नैनोमीटर का लाइट डाली, और दूसरी पे भी सेम यही डाली 350 नैनोमीटर की। अब पहली वाली की जो वर्क फंक्शन है फाई ए, वो 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाई बी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताना है किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किसमें से नहीं, या दोनों में से निकलेंगे, या दोनों में से ही नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारी दी हुई फोटोन की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी तो निकलेंगे। तो फोटोन की जो अब हमने फोटोन दिया है उसकी एनर्जी निकाल लो। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बटे लैम्डा। एच सी की वैल्यू होती है लगभग 1240, अगर लैम्डा को नैनोमीटर में रखा जाए तो ये आ गई 1240 बटे लैम्डा को नैनोमीटर में ही रखेंगे, 350 दे रखा है, 350, जीरो से जीरो कट गया। अब देख लो ये लगभग कितना बैठ रहा है, अप्रोक्स में आ रहा है 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर हम जो हमने फोटोन की एनर्जी दी है वो 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। अब इन दोनों में देखो कि किसकी वर्क फंक्शन इससे कम है, क्योंकि जो हम फोटोन को जो इस पे फोटोन डाल रहे हैं उसकी एनर्जी सरफेस के वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो पहली वाली जो सरफेस है उसका वर्क फंक्शन है 4.8, काफी ज्यादा है, मतलब उसे 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कम से कम चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन दे कितनी रहे हैं हम, 3.45। तो पहली सरफेस में से तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। दूसरी को देखो, दूसरी सरफेस को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दे कितने रहे हैं 3.4, तो इसमें से आ जाएगा। इसका मतलब
मेटल बी में से फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मेटल ए में से नहीं निकलेगा। ऑप्शन चेक करो। ए ऑप्शन, मेटल बी विल नॉट इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, नहीं ये तो गलत है। बोथ फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ये भी गलत है। तीसरा, बोथ मेटल से दोनों में से नहीं निकलेगा, ये भी गलत है। मेटल ए विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये सही है। ए में से फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा है। तो आई थिंक आप सभी को बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आसान था ये, कुछ नहीं मुश्किल, कुछ नहीं था। चैप्टर ही आसान है यार, बहुत आसान सा है। ये समझो कि फ्री के नंबर मिलेंगे आपको इस पे। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त। कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब कुछ कर दीजिएगा आप। लगे रहिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, वही सिलेक्शन देगी। ओके बच्चों, कल मिलते हैं।